Assalamualaikum. My name is Kanya Talat and today I will discuss on the topic Raoult's law. Basically, the scientist whose name is Mary Raoults established this law in 1887. That's why it is named as Raoult's law. Okay. Now, Raoult's law की तीन डेफिनेशंस हैं जो आपके बुक में गिवन है। तीन तरीक़ों से तीन इक्वेशंस की बेस पे उसको डिफाइन किया गया है। हम तीनों देखेंगे लाइन वाइज। फर्स्ट है हमारे पास पहली डेफिनेशन, पहली जो एक्सप्लेनेशन दी गई है राउट्स लॉ। पहली ये है कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, या यूं लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव अ सोल्यूशन। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। इसका यही है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का सोल्यूट के साथ, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किस की। यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट अबव अ सोल्यूशन। इसका भी यही मतलब है कि सॉल्वेंट अबव अ सोल्यूशन का, कि सॉल्वेंट का सोल्यूट के साथ, यानी सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन के। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सपोज हम इसे x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पहली डेफिनेशन है कि राउट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको ये तो पता चल गया, यहाँ पे P जो है वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, P0 वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, x1 वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की। तो कितना सॉल्वेंट है प्योर और कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्वेंट कितना है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली कंसंट्रेशन का यूनिट है ना, कि कितना उसकी है। तो ये जो चीज है, इनका प्रोडक्ट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर इन दोनों के इक्वल होगा। ओके, अब हमने पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल फ्रैक्शन है, कि सोल्यूशन में जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होंगी, चाहे वो सोल्यूट की हो, चाहे वो सॉल्वेंट की हो, चाहे सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा, मतलब सोल्यूशन हमें पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलके बनती है, लेकिन सोल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं ना। तो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हों, लाइक A B C, जितने भी कंपोनेंट्स हों, एक हमने लिक्विड ऐड किया है, दो सॉलिड्स ऐड की हैं, दो लिक्विड्स ऐड की, जितने भी कंपोनेंट्स हों, इन सब कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम हो, यानी इस A कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे, B कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को XB से, XD XC। तो ये इन सब की जो सम हो इनकी मोल फ्रैक्शंस का, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ये कंसंट्रेशन वाले यूनिट्स में मोल फ्रैक्शन में आपके गिवन भी है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पर भी हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो हम यूं कह सकते हैं कि x1 जो है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, x2 सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, ये इक्वल है 1 के, जैसा कि गिवन आपको समझाया गया। अब यहां से हम x1 की वैल्यू निकाल लें। अगर x1 1 और ये x2 उधर जाके माइनस हो जाएगा x2। नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ x1 इन दिस इक्वेशन 1, यू कैन से दैट सो P इज इक्वल टू P0, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस x2। ओके, अब हम P0 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, P इज इक्वल टू P0 माइनस P0 x2। ओके, नाउ अगर हम इस P0 को इधर ले आए, P माइनस P0 इक्वल टू माइनस P0 x2। होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P0, ये भी प्लस हो गया, P0 x2। नाउ अगर हम इसको रीअरेंज कर दे, लाइक ये माइनस वाली अंदर और प्लस वाली बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस P इक्वल टू P0 x2। अब ये P0 क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस P कितना है? क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और हम इसको डेल P के इक्वल रख दें, इक्वल P0 x2।
अब ये बन जाएगी राउट्स लॉ की दूसरी इक्वेशन और उसकी दूसरी डेफिनेशन के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपकी बुक में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। वो डेफिनेशन इस बेस पे दी गई है कि अगर हम इस इक्वल को साइन ना लिखे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएं, इसको कांस्टेंट लें यूं, क्योंकि हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं और साथ कुछ कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो पी नॉट। तो आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है वो ये है कि चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये है इसकी सेकंड डेफिनेशन राउट्स लॉ की। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें पता है कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, अगर हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जब सॉल्यूट ऐड करें, उन दोनों का वेपर प्रेशर कंपैरिजन करें, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये बात हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ऐसा क्यों होगा। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, उस पर कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हमारे पास है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम ये कह ही चुके हैं कि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। यहाँ पे डेल पी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल पी क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ना, अभी हमने कहा प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है वेपर प्रेशर, जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर देना है तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में देना वो कम है। तो अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का जितना भी वेपर प्रेशर है उसमें से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करें, माइनस करके जो आंसर आएगा ना, लाइक अगर हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर 10 आता है। तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 10 गुना, मतलब इतना डिफरेंस आया है, इतने टाइम्स जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का कम है। तो ये हमारे पास होता है एक्चुअल, इसको हम एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, डेल पी को। ओके, अब तीसरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि अगर हम इस डेल पी नॉट को इधर ले आए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। तीसरी डेफिनेशन ये है, ये हमारे पास है एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये डेल पी को जब हम पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं, ये फैक्टर हमारे पास कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तीसरी डेफिनेशन इसकी ये बनेगी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। x2 हमारे पास क्या था, शुरू से ही हमने x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास चलता आ रहा। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये इसकी थर्ड डेफिनेशन होगी। तो ये राउट्स लॉ है। और यहाँ पर जो लास्ट पे बताया गया है वो ये है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी डिपेंडेंस बताई है कि ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट यहाँ पे भी आपको इक्वेशन से भी नजर आ रहा है कि ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड करेंगे लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर ये बताया है कि ये कांस्टेंट होगा अगर हम इक्विमोलर लें, जो है वो बनाए सॉल्यूशंस, इक्विमोलर सॉल्यूशंस बनाए। इसका क्या मतलब है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 सॉल्यूशंस बनाए थे। एक हमने लिया था 6 ग्राम यूरिया का, एक हमने लिया था 18 ग्राम ग्लूकोज का, एक हमने लिया था 34.2 ग्राम सुक्रोज का। जब हमने उनकी कंसंट्रेशन फाइंड की थी, तीनों की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर। तीनों की इक्विमोलर है ना, तीनों की कंसंट्रेशन सेम है, इक्विमोलर। तो मतलब अब हम जितना मर्जी मैस ले लें, चाहे 7-8 ग्राम ले लें, इसमें 10 ले लें, अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम आए, जैसे इन तीनों के केस में 0.1 आएगी, तो उनमें जो लोअरिंग होगी वो कांस्टेंट होगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगी। मतलब सपोज इसमें 10 टाइम्स लोअरिंग हो रही है तो इसमें भी 10 टाइम्स होगी, इसमें भी 10 टाइम्स होगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे ये मैस का और मोलिकुलर मैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इक्विमोलर जैसे यहाँ पे है 0.1 मोलर ही है, तीनों में एक जैसी कंसंट्रेशन की सोल्यूशन बन रही है, तो तीनों में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सेम होगी, तो ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरा फैक्टर ये। तीसरा जो हमें बताया है कि ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता ये।
अब देखें कि अगर वेपर प्रेशर को हम स्टडी करें तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे वेपर्स उतने ही बनेंगे, वेपर प्रेशर उतना बनना चाहिए। तो इसको तो टेम्परेचर पे डिपेंड करना चाहिए, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता? इसका है ये कि अगर हम यूं देखें, अगर हमारे पास एक हम कंसीडर कर लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन है, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से हम P की वैल्यू निकाल लें तो nRT ओवर V ये बन जाएगा। और अगर ये है हमारे पास P की वैल्यू, और अगर हम P नॉट की वैल्यू लेना चाहें तो यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे, N के साथ भी नॉट लगा देंगे, R तो वैसे ही जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गई P की केस में, ये हमारे पास आ गई P नॉट के केस में। अब हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन है वो है डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2 यानी मोल फ्रैक्शन। अब डेल P की वैल्यू क्या थी? P नॉट माइनस P। अब यहाँ पे हम P नॉट माइनस P करें ओवर P नॉट करें इक्वल टू x2। यहाँ पे P नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आएगी n नॉट RT ओवर V। नीचे भी अगर हम पुट करेंगे तो n नॉट RT ओवर V, यानी जो टेम्परेचर का फैक्टर है जब हम P नॉट की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो एक नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में पूरे का पूरा फैक्टर कट हो जाएगा, यानी इसकी इक्वेशन में टेम्परेचर का फैक्टर T आएगा ही नहीं। दैट्स वाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके केस में देखें, यानी इस इक्वेशन के एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में देखें तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। लाइक अगर हम उसका देखें, इसमें भी आपको पुट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे P नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, n नॉट RT V ओवर V, ओके, माइनस P इज इक्वल टू x2। और नीचे भी हमारे पास क्या है? P नॉट की वैल्यू दोबारा से पुट कर देते हैं, n नॉट RT ओवर V। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर का फैक्टर इक्वेशन में रहा ही नहीं है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अब हम इस केस में भी देख लेते हैं, एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक्चुअल डेल P है हमारे पास इक्वल टू P नॉट x2। इस केस में भी अगर हम P माइनस P नॉट करें तो P नॉट x2 और P नॉट की जगह फिर से उसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, इसके इक्वल है। इस केस में ये जो है हमारे पास फैक्टर, इसमें टेम्परेचर आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और कांस्टेंट इक्विवोलेंट ये भी आपको बता दिया है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राउट्स लॉ। नेक्स्ट आपके है कि राउट्स लॉ ऑफ टू कंपोनेंट्स, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।